देख लो आवाज सब। ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, जिस चीज का काफी दिनों से इंतजार था कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, यूपी टेट नहीं आ रहा है, आज जो है उसका आपको शॉर्ट में नोटिस भी मिल चुका है और लॉन्ग नोटिस भी उसका मिल चुका है। मतलब कि आपको नोटिफिकेशन पूरा का पूरा आपके सामने दे दिया गया है। अगर हम इसमें ये देखें, चलिए एक एक करके हम इसको समझते हैं। इसकी डेट्स को एक बार देख लेते हैं। डेट्स को देखने के बाद फिर हम जो है इसका एक बार विस्तृत एनालिसिस करेंगे, इसको देखेंगे बढ़िया से, क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें चेंज हुई हैं। ठीक है ना, थोड़ी बहुत चीजें चेंज हुई हैं। चलिए एक एक करके इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, ये आपका 1 से 5, और आपको पता है 1 से 5 और 6 से 8 दो स्तर पर होता है। ठीक है ना, प्राइमरी और जूनियर दो लेवल का आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसमें भी बात करें तो जो डेट्स आपको दी गई हैं, ठीक है ना, चलिए एक एक करके फटाफट देख लेते हैं। जो आपको डेट्स दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं और आपको किस तरीके से आगे काम करना है, समझिए इस चीज को। देखिए, यहां पर एक चीज और ध्यान से समझिए कि अब की बार ओटीआर करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएगा। जैसे ये फॉर्म आएगा आपको ओटीआर मिल जाएगा। मैं जैसे ही ओटीआर का सिस्टम लाइव होता है, मैं आपको एक बार देख के बता दूंगा कि उस पर आ गया है कि नहीं आ गया। ठीक है ना, ओके भाई। चलिए, तो ओटीआर आपको करना है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अब यहां पर देखिए, फॉर्म भरना कब से शुरू होगा? 27 मार्च 2026 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और कब तक चलेगा? 26 अप्रैल 2026 तक चलेगा। मतलब कि आपको पूरा पूरा 1 मंथ मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि लगभग परीक्षा से 3 महीने पहले ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 3 महीने पहले ही ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। ठीक है ना। और अगर बात करें कि आवेदन पत्र में संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि कब है भाई, तो ये 1 मई को है। ठीक है ना, 4-5 दिन बाद। और परीक्षा आपको 2-3-4 जुलाई आपको पता है पहले से कि ये आपकी परीक्षा होनी है। ठीक है ना, तो ये आपको शॉर्ट नोटिस दिया गया है डेट्स के लिए केवल। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग नोटिस पर। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग लॉन्ग नोटिस पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन किया गया है और क्या क्या चीजें इसमें बदली गई हैं। ठीक है ना। हाँ देखिए, यहाँ देखिए ओटीआर की व्यवस्था जो मैंने बताया आपको ना, कि ओटीआर की व्यवस्था की गई है। पहले ओटीआर करना होगा, उसके बाद आपको आवेदन अपना पूरा करना होगा। अब आते हैं हम लोग विस्तृत जो है नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, इसको एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत छोटे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। फीस में कुछ परिवर्तन किया गया है। ठीक है ना, योग्यता में थोड़ी बहुत परिवर्तन किया गया है, तो उसे हम लोग समझते हैं। जैसा कि अभी तक बहुत सी चीजें थी जो अलग तरीके से चल रही हैं, अब की बार थोड़ा सा कुछ बदलाव किया गया है। ठीक भाई, चलिए ये आपको जो भी पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पर दे दिया गया है। आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए देखिए, ये वही डेट है जो अभी आपको पहले मैंने बताया। ये सारी डेट्स वही दी गई हैं, तो इसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। अब यहां पर आ जाइए, एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है भाई, जो जरूरी चीजें हैं वही मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। एक्स्ट्रा चीजें आपको मैं अभी नहीं बताने वाला हूं। एक एक करके आगे हम लोग इसको देखते रहेंगे और जो जरूरी चीजें हैं वो हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 2011 से पहले के हैं अध्यापक, जिनके पास, जो सेवारत अध्यापक हैं जिनके पास पात्रता परीक्षा नहीं है, शिक्षक पात्रता सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन अभी तक ये हो रहा था कि हमें छूट दी जाए। शिक्षक की मांग थी कि हमें कुछ जो पासिंग मार्क है उसमें छूट दी जाए, लेकिन यहां पर ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है, कहीं कोई छूट नहीं दिया गया है। 1 से 5 और 6 से 8 में जितनी चीजें हैं सब सबके लिए बराबर है। ठीक है ना, इसमें कहीं भी कोई चीज अलग नहीं की गई है। आइए एक एक समझते हैं हम लोग। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको कहां पर जाना होगा भाई? ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको इन्हीं की वेबसाइट पर जाकर के वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो वेबसाइट मैंने शुरू में ही आपको खोल करके दिखाया था। ठीक, अब यहां पर आइए, सबसे बड़ा चेंज जो हो गया ना आवेदन शुल्क में, देखिए भाई, इसमें जो सामान्य वर्ग के हैं, ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी वर्ग है, उनके लिए दोनों पेपर की फीस 1-1 हजार रुपया है। ठीक है ना, ये फीस थोड़ी ज्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए कोई अध्यापक है जो सेवारत अध्यापक है, उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर पेपर 1 भरना है तो 1 हजार, पेपर 2 भरना है तो 1 हजार, और अगर 1 और 2 दोनों भरना है तो आपको कितना देना पड़ेगा? 2 हजार देना पड़ेगा। मतलब कि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, फीस जो कि फॉर्म भरने का अमाउंट होता है। अगर एससी एसटी की बात करें तो 500 रुपया एससी एसटी पर भी चार्ज लगा है, 500-500 दोनों भरेंगे तो 1 हजार हो जाएगा। और दिव्यांग श्रेणी आप समझिए, जो दिव्यांग बच्चे हैं,
उनके लिए भी, जबकि हर बार जीरो होता है, हर परीक्षा में जीरो होता है, यहाँ 300 रुपया फीस लगा दी गई है। भाई ये तो नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी, ठीक है ना। कम से कम इन लोगों का तो ध्यान ही रखना चाहिए था, समझ रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा गड़बड़ हुई हैं। फिलहाल के लिए क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं। अब यहां पर जो पात्रता दी गई है ना, यहां एक चीज समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको पता है कि अगर 1 to 5 के लिए जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, 1 to 5 के लिए अगर हम जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बीटीसी होना चाहिए। बीएड वालों को शामिल नहीं किया जा रहा है 1 to 5 में, ठीक भाई। अब यहां पर समझिए कि क्या होना चाहिए, बी देखिए 2 वर्षीय डीएलएड या बीटीसी होना चाहिए, ठीक है ना। और इससे पहले भी क्या होना चाहिए, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक भाई, ओके है। तो आपका स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान से 2 वर्षीय डीएलएड होना चाहिए। अब यहां पर समझिए, अभी तक ये था कि अगर आपने बीटीसी डीएलएड में एडमिशन ले लिया है, ठीक है ना, तो भी आप टेट देने के पात्र हो जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है कि बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, मतलब कि आप अगर सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं तो आप वैलिड नहीं है, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि अगर आप दूसरे साल में प्रवेश कर चुके हैं तब भर सकते हैं, अभी अगर आपका पहला वर्ष चल रहा है तो आप नहीं भर सकते हैं। वर्ष की बात हो रही है, सेमेस्टर की नहीं, वर्ष की बात, ठीक है ना। तो समझिए, जो अपियरिंग वाले हैं वो सेकेंड ईयर में होने चाहिए, या तो वो बीटीसी पास कर चुके हों, वही फॉर्म को भर पाएंगे। ये एक चेंज आपको देखने को मिला है। ऐसे ही बाकी के भी हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को कहीं कोई असुविधा होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको पूरा विस्तृत बताया जाएगा। फिलहाल के लिए आप इसे वहां पर जाकर के देख सकते हैं, टेलीग्राम पर ये आपको पीडीएफ पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला जुला के यही है कि इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीटीसी होना चाहिए, ठीक है ना, या 4 वर्षीय जो बीएलएड कोर्स होता है वो होना चाहिए। उसके बाद आप अगर अपियरिंग हैं तो सेकेंड ईयर में होने चाहिए। ये पूरा इसका क्राइटेरिया है, ठीक है, ओके है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 6 to 8 के लिए ठीक है ना, अगर हम 6 to 8 के लिए बात करें तो 6 to 8 में भी ऐसा ही कुछ दिया गया है। जो डीएलएड वाले बच्चे हैं वो चाहे अंतिम वर्ष में हो या पास कर चुके हों, वो दे सकते हैं परीक्षा। और यहां पर जो है बीएड वाले जो बच्चे हैं, बीएड वाले भी इसमें क्या कर सकते हैं भाई, परीक्षा दे सकते हैं। स्नातक में न्यूनतम कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए भाई, बीएड होना चाहिए। ये भी फर्स्ट ईयर वाले नहीं दे सकते, या तो पास हो या तो अंतिम वर्ष में हो, ये जो है परीक्षा दे सकते हैं 6 से 8 का, ठीक है ना। ये मोटी मोटी चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी है, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं भाई। अगर हम यहां पर बात करें कि देखिए पासिंग मार्क की बात कर लेते हैं। हाँ देखिए, परीक्षा का जो पैटर्न यहाँ पर दिया है, परीक्षा का पैटर्न आपका ये है कि जो पहले था, जो पहले बताया भी जा चुका है, कई बार बताया जा चुका है। आपका सीडीपी है, ठीक है ना, हिंदी है जो अनिवार्य है पहली लैंग्वेज। उसके बाद द्वितीय लैंग्वेज में आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक चुन सकते हैं, ये भी अनिवार्य है। गणित अनिवार्य है, पर्यावरण सबके 30-30 प्रश्न होंगे और 30-30 नंबर के होंगे टोटल। 150 नंबर आपको मिल जाएगा। और समय आपको कितना मिलेगा भाई, समय आपको 2.5 घंटा मिल जाएगा। ये सब आपको पहले ही बताया जा चुका है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हाँ, पेपर 2 में थोड़ा सा आप देख लीजिए। पेपर 2 में ऊपर की सारी चीजें आपको मैंने पहले भी बताया है, जब आपको सिलेबस विस्तृत बताया था। सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये बराबर होता है पेपर 2 में भी, ठीक है ना। बदलता कौन सा पार्ट है, बदलता आपका एक पार्ट ये वाला है, जो आपको वहां पर गणित था पेपर 1 में और ईवीएस था, वही वाला पार्ट बदलता है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप साइंस विषय से हैं, तो आप देंगे गणित और विज्ञान वाला, ठीक है ना। तो गणित और विज्ञान मिला करके आपका 60 नंबर आ जाएगा। अगर आप ईवीएस वाले हैं तो आप सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का देंगे 30-30 नंबर, 60 नंबर ये हो जाएगा। और आपका 90 नंबर यहाँ है तो 150 नंबर का आपका ये वाला हो जाएगा। तो पेपर 2 के बारे में आप ये जानते हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं भाई। देखिए, अगर हम बात करें तो 150 मिनट, 2.5 घंटा मिलेगा टोटल। आपको बताया गया कि 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब कि निशान लगाने वाले होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टोटल 150 नंबर का होगा, ठीक है, ओके है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आयोग ने यह कहा है कि परीक्षा एक ही दिन में करा पाना संभव नहीं है। 2, 3, 4 3 दिन में परीक्षा होनी है, 2, 3, 4 जुलाई। तो भाई जाहिर सी बात है कि अब यहां पर आएगा नॉर्मलाइजेशन। क्या होगा,
नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी यहाँ पर अपनाई जाएगी, जैसे कि बाकी की परीक्षाओं में अब नॉर्मलाइजेशन आपका चलता है। ठीक है, ओके है। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अर्हता अंक की। अर्हता अंक की अगर हम बात करें तो यूपी टेट देखिए अभी तक जो चलता आ रहा है सेम वही है, इसमें किसी को कहीं कोई छूट नहीं दी गई है। मतलब कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए, 60% चाहिए, ठीक है ना, ओके भाई। सामान्य वर्ग के हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए, और अगर आप जो है ठीक, अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको कितने नंबर चाहिए भाई? 82 नंबर चाहिए। मतलब कि 55% अंक आपको चाहिए होंगे, 82 नंबर आपको चाहिए होंगे। ठीक है, ओके है। चलिए, तो ये सारी चीजें आप जान रहे हैं, तो पासिंग मार्क में भी कोई परिवर्तन यहां पर नहीं किया गया है। बाकी जो है बाकी सारी चीजें वही हैं, कुछ इसमें अलग से नहीं है। ये सब ठीक है, इसमें कोई आपको ऐसी बात नहीं है जो चेंज हुई हो या जिससे आपका कोई नुकसान हो रहा हो। अब यहां समझिए, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करेंगे। ठीक है, आरक्षित वाले किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए ही अनुमन्य होगा। मतलब कि अगर कोई अदर स्टेट का जो अभ्यर्थी है अगर फॉर्म भर रहा है तो वो कैसे काउंट होगा? वो जनरल की तरह काउंट होगा। मतलब कि उसे यहाँ पर कोई भी चीज जो है, कोई भी आरक्षण का लाभ यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। बताइए, सब क्लियर है? अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको अलग से देखना पड़े। ठीक है ना, ये तो ठीक है, नॉर्मली चीजें हैं, ये सब हो चुकी हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए अब सिलेबस की ओर हम लोग चलते हैं। जरा सिलेबस की ओर हम लोग चलते हैं भाई। ये सब आपके प्रोफार्मा है जो आपको बनवा के देने हैं। एक एक चीज के बारे में मैं अलग से वीडियोस में दे दूंगा। ये पीडीएफ रहता है ना, तो यही दिक्कत होती है, थोड़ा समय कम मिल पाया कि आप लोगों के लिए तैयारी की जा चुके, समय थोड़ा कम मिलने से ये पीडीएफ ही आपको दिया जा रहा है। भाई बहुत स्लाइड करना पड़ रहा है इसको। आइए, आ गई नहीं सिलेबस, आ गए। चलिए अब यहाँ पर आराम से देखिए आप लोग कि जो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं इसमें, वही चीजें जो पुराना वाला सिलेबस आपको दिया गया था। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि इसमें थोड़ा बहुत तो चेंज करके दिया ही जाएगा, लेकिन वही पुराना वाला एकदम सिलेबस उठा करके दिया गया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। देखिए, ये पेपर 1 की बात हो रही है, 1 से 5 के लिए, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है, सब एकदम सेम टू सेम वही चीजें दी गई हैं। तो इसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आप जाइएगा स्टडीशाला के प्लेटफॉर्म पर जाइएगा, वहां आपको इसका विस्तृत सिलेबस एकदम देखने को मिलेगा। सब कुछ वही पहले वाला, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो ये रही पूरी जानकारी। इसमें जो मेजर चेंज मुझे देखने को मिला है, एक तो आपके फीस में देखने को मिला है, दूसरी चीज जो मिली है कि आप अगर जो भी प्रशिक्षण ले रहे हैं, चाहे बीएड कर रहे हैं, चाहे बीटीसी कर रहे हैं, चाहे बीएलएड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, उसमें ये कहा गया कि अंतिम वर्ष में अगर आप हैं तभी एलिजिबल हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है ना, तो ये रही आपकी पूरी जानकारी। अब आप लोग एकदम पूरा जोर लगा दीजिए कि अब की बार आपका स्कोर जो हो वो 120 से नीचे तो आए ही नहीं, 120 से नीचे आने का कोई चांस ही ना बचे। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई। थोड़ा सा पीडीएफ लंबा था इसलिए बताने में समय भी लगा है, हो सकता है कि कुछ चीजें आपको ऐसा लग रहा हो कि समझ में नहीं आई हो, तो एक एक करके हम लोग आगे से जितनी भी जानकारी है इसमें और महत्वपूर्ण अगर लगेंगी तो वो आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।